एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर क्रोमैटिन के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस न्यूक्लियस का फोर्थ पार्ट जो हमारा रह गया था लास्ट वीडियो में, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर क्रोमैटिन का दूसरा नाम होता है न्यूक्लियर रेटिकुलम होता है। रीज़न क्या होता है कि जो रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। डार्कली स्टेन्ड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फाइबर्स एंड फाइन थ्रेड, जिनको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे में फैला हुआ होता है। इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। वास्तविकता में ये डीएनए होता है। जब सेल डिवाइड करती है तो सेल आप मीन्स ये सेल जो होता है वो तीन चीज़ें सेल के फ्यूचर पर डिपेंड करती हैं। या तो सेल केवल और केवल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। या तो सेल क्या करेगी, केवल और केवल डिवाइड करेगी। या तो सेल अपने साइज़ को बढ़ाएगी, मींस एलोंगेशन करेगी। नहीं तो सेल्स का कोई फंक्शन दे दिया जाएगा कि आपको ये फंक्शन करना है, मींस क्या करती है, डिफरेंशिएशन। सेल के यही तीन काम होते हैं। या तो सेल डिवाइड करेगी, या एलोंगेट करेगी, या डिफरेंशिएशन होगी। सेल अगर डिवाइड करती है तो सेल के अंदर का जो डीएनए है वो भी डिवाइड करेगा, मीन्स वो भी पहले डबल होगा। मीन्स डिवाइड का मतलब ये नहीं है पहले वो डबल होगा और फिर 50% मतलब अपना जो ओरिजिनल है वो एक सेल में चला जाता, दूसरा वाला एक सेल में चला जाता, और इसी टाइप से सेल से सेल डीएनए का ट्रांसफ़र होता हुआ जाता है। ये जो सेल डिवाइड करता है, डीएनए को हमेशा इक्वल अमाउंट में डिवाइड होने के लिए सेल को कंडेंस्ड होना पड़ता है। और सेल जब कंडेंस्ड होगा, जब सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है। सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था न्यूक्लियर मटेरियल को वाल्टर फ्रेमिंग ने रिपोर्ट किया था, मींस देखा था 1882 में। अगर देखें तो इंटरफेस, सेल जब डिवाइड करती है उस सेल साइकिल में दो फेजें होती हैं। एक हमारी होती है इंटरफेस, और दूसरी हमारी होती है एम फेज। इंटरफेस के अंदर जब क्रोमैटिन फाइबर्स होता है, ये क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। और इस कंडेंस्ड को देखने के लिए हम लोग एक डाई का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं फ्लूजन स्टेन। मींस फ्लूजन स्टेन को डालने पर हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड को या क्रोमैटिन फाइबर्स को अच्छी तरह देख सकते हैं। हम देखते हैं कि मान लीजिए ये क्रोमैटिन फाइबर है या ये डीएनए है। डीएनए जब कंडेंस्ड हुआ तो इसकी दो पोजीशंस हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लूज़ होगा, या तो ये इस तरीके से कंडेंस्ड होगा। जब हल्का सा लूज कंडेंस्ड होता है, इस पार्ट को क्रोमैटिन के बोलते हैं यूक्रोमैटिन, और ऐसा जो डार्क कंडेंस्ड हो जाता है इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन के दो पार्ट, एक हेट्रोक्रोमैटिन और एक यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन को देखा था इमाइल हेज ने देखा था, ये क्रोमैटिन थ्रेड का डार्क स्टेन्ड पार्ट होता है, जबकि दूसरा पार्ट जो जहाँ पर लूज डीएनए होता है वो ट्रू क्रोमैटिन कहलाता है, और वो कैसा, हल्का पतला होता है और लाइट स्टेन्ड होता है। देखिए ट्रू का मतलब, अब ट्रू डीएनए कैसा हो गया या ट्रू क्रोमैटिन, जो डीएनए आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन या जिस डीएनए में आगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, मींस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा, वो हमारा ट्रू क्रोमैटिन हो गया। मींस लूज डीएनए बना ही है, लेकिन ये कौन सी प्रोसेस कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कर रहा है। रेप्लिकेट जल्दी हो जाएगा, मींस डीएनए से डीएनए जल्दी बनाएगा, और डीएनए से क्या बनेगा, हमारा एमआरएनए भी बनेगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें प्रोसेस हो रही, इसीलिए ये कैसा है, ट्रू क्रोमैटिन है। और यहाँ पर एक प्रोसेस तो पहली बात तो हो ही नहीं रही है, और दूसरी प्रोसेस जो हो रही है वो कैसी हो रही है, लेट हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एमआरएनए नहीं बनेगा, यहाँ पर भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत देर से, जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तब वो एक्टिवेट होगी जाके, तब एमआरएनए बनेगा। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली एमआरएनए बनता रहता है। अब हम देखते हैं, हमने ये जाना इंटरफेज में हमारे दो क्रोमैटिन वाले पार्ट थे, और हम लोगों को देखना है कि डीएनए जो है वो किस तरीके से कंडेंस्ड हो चुका है, और आगे चल के वो कैसे क्रोमोसोम बनेगा। तो हमने इंटरफेज के बाद दूसरा फेज कौन सा आता है, एम फेज या माइटोटिक फेज।
इस माइटोटिक फेज में कई सारी फेज होती हैं, एक प्रोफेज होती है, एक मेटाफेज होती है, एक एनाफेज होती है, एक टीलोफेज होती है। हम बात करते हैं प्रोफेज की। अभी इंटरफेज में थोड़ा सा कंडेंस्ड हुआ था, एक लाइट स्टेंड एक डार्क स्टेंड वाला पार्ट था। हमने थोड़ा सा आगे स्टेज में बढ़े, जैसे ही प्रोफेज में बढ़े एम फेज की, हमने देखा कि सेल डिवीजन के प्रोफेज में क्रोमेटिन थ्रेड और ज़्यादा कंडेंस्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब जो मेन चीज हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की डिस्कवरी हॉपमेस्टर ने की थी, जबकि टर्म मींस क्रोमोसोम नेम किसने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था। अगर साइज की बात करें, क्रोमोसोम सबसे छोटा क्रोमोसोम जो होता है वो हमारा बर्ड्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है या फंगस में पाया जाता है। कितना होता है, 0.25 म्यूएम। और सबसे बड़ा जो होता है वो ट्रिलियम प्लांट में पाया जाता है। किसमें, ट्रिलियम प्लांट में होता है। कितना होता है, 30 म्यूएम होता है। अगर हम नंबर की बात करें, जो क्रोमोसोम नंबर किसी भी स्पीसीज के फिक्स्ड नहीं होते हैं, हर एक स्पीसीज में मतलब फिक्स्ड होते हैं, हर एक स्पीसीज का पर्टिकुलर। जैसे ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, 46 हैं। ड्रोसोफिला में कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, पी में कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब क्रोमोसोम फिक्स्ड होते हैं तो इसके मतलब इसको काउंट किया गया होगा। क्रोमोसोम को हमेशा काउंट किस स्टेज में किया जा सकता है, मेटाफेज में। किसमें किया जा सकता है, मेटाफेज में। और जबकि क्रोमोसोम को स्ट्रक्चर को कब देख सकते हैं हम लोग, एनाफेज में। तो क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं मेटाफेज में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को किस में देख सकते हैं, एनाफेज में देख सकते हैं। हमने देखा नंबर के बेस पर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कुछ नंबर्स होते हैं, मींस प्लांट में कितने क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे कम किस में पाया जाता है, एनिमल्स में सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में पाया जाता है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाली बात देखते हैं तो एक प्लांट होता है, एक प्लांट के केस में 4 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हैप्लोडेल्फस में। ठीक, उसके बाद में ऑफियोग्लॉसम सबसे ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं, अप्रॉक्स 1260 होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, अप्रॉक्स 1260 होते हैं। किसमें, ऑफियोग्लॉसम में होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के केस में, सबसे कम जो होते हैं वो हमारे एस्कैरिस में प्रेजेंट होते हैं। किसमें होते हैं, एस्कैरिस में। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम जो हमारे प्रेजेंट होंगे वो किसमें प्रेजेंट होंगे, एक एनिमल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक प्रोटोजोन होता है ओलोकैंथा। रेडियोलैरियन है, ये प्रोटोजोन है ओलोकैंथा। इस ओलोकैंथा के अंदर ही हमारा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 1600 पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, सबसे पहले ये क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमेटिड्स बना हुआ है। क्रोमोसोम जब हम देखते हैं तो इस तरीके से कुछ बने हुए होते हैं। ठीक, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के बने हुए होते हैं। तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 एक जैसे स्पाइरली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं आपस में जिस जगह ज्वाइंट होते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रोमेयर, या फिर इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस। ये सेंट्रोमेयर, ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यहीं से हो सकता है। इस तरीके से दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ा हो, तो ये हमारा सिस्टर क्रोमेटिड्स वाला पार्ट है। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जिस जगह पर जुड़े हैं वो हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के ऊपर 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर एक प्रोटीन होती है। जब कभी भी इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग अलग करना होता है, देखिए जब डीएनए प्रेजेंट होता है तो एक क्रोमेटिड्स होता है, एक क्रोमेटिड प्रेजेंट होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो एक क्रोमेटिड जो होते हैं, ये डीएनए हमने बोला अपने आप को डबल करता है सेल डिवीजन से पहले, तो एक क्रोमेटिड से कितने क्रोमेटिड बन जाते हैं, 2 क्रोमेटिड। जब सेल डिवाइड करेगी तो 2 सेल बनेगी, एक क्रोमेटिड इसके अंदर चला जाएगा, एक क्रोमेटिड इसके अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए जो क्रोमेटिड्स होते हैं इनको आधा आधा टूटना होता है। अब जब ये क्रोमेटिड्स टूटेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़कर इनको क्रोमेटिड्स को खींचा जाएगा। तो जिस चीज से पकड़कर इनको खींचा जाता है उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर।
अब बात करते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के आधार पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमने 4 टाइप के लिख लिए। अगर सेंट्रोमेयर 1 है तो मोनोसेंट्रिक, 2 हैं तो डाइसेंट्रिक, कई ज़्यादा हैं तो पॉलीसेंट्रिक, अगर सेंट्रोमेयर नहीं है तो कैसे होते हैं, एसेंट्रिक। सेंट्रोमेयर पोजीशन के आधार पर ये 4 टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, दोनों आर्म, अपर आर्म लोअर आर्म, अगर बीच में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है तो ऐसा क्रोमोसोम क्या कहलाता है, मेटासेंट्रिक। अगर एक बड़ाई है और एक आर्म छोटी है, ऐसा क्या कहलाएगा, सब मेटासेंट्रिक। मीन सेंट्रोमेयर थोड़ा सा सेंटर से हटके है। अगर एक हमारा बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट है और एक आर्म बहुत ज़्यादा छोटी है या ना के बराबर है तो हमारा कहलाता है टीलोसेंट्रिक। और अगर केवल और केवल एक ही आर्म प्रेजेंट होती है तो हमारा क्या कहलाता है, एक्रोसेंट्रिक। तो हमने देखा क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर के आधार पर 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। सबसे अगर ह्यूमन के केस में देखें तो ह्यूमन के अंदर टीलोसेंट्रिक नहीं प्रेजेंट होता है। ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें सब मेटासेंट्रिक जो होते हैं, ज़्यादातर क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, सब मेटासेंट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, सब मेटासेंट्रिक प्रेजेंट होते हैं। जबकि एक्स जो हमारा होता है, एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल में प्रेजेंट होता है वो मेल या फीमेल किसी में भी, तो वो हमारा कैसा होता है, सब मेटासेंट्रिक होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक क्रोमैटिड्स, इस एक क्रोमैटिड्स के अंदर डीएनए कितने थ्रेड में बना हुआ होता है, या तो डीएनए के 2 थ्रेड, 4 थ्रेड, 8 थ्रेड, 6 नहीं होगा, यहाँ पर 8 होगा, 8 थ्रेड्स बनते हैं। इन डीएनए के थ्रेड जो क्रोमोसोम के अंदर बंद होते हैं, जिस लेयर के द्वारा बंद होते हैं उसको बोलते हैं पेलिकल, और इस डीएनए के थ्रेड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटोनिमेटा। जो डीएनए के थ्रेड होते हैं ना, वो एक प्रोटीन बांध के रखता है इस डीएनए के थ्रेड को कंडेंस्ड फॉर्म में, और उस कोड को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन कोड। क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोड, या इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। हम देखते हैं क्रोमोसोम का जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें एक और पोर्शन होता है ये वाला। जैसे ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, बीच में एक पोर्शन और दबा हुआ होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। हम कितनी भी डाई डालें ये कभी भी स्टेन्ड नहीं होगा, ये कभी भी क्या नहीं होगा, स्टेन्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं साइन एसिड। क्या बोलते हैं, साइन एसिड, थाइमोसिन, साइन एसिड थाइमोसिन। ये किसका फुल फॉर्म होता है, SAT। ऐसे क्रोमोसोम जिनके ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, जिसको ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सेट क्रोमोसोम्स। इस सेट में जो जहां पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है वो क्यों नहीं होता है स्टेन, क्योंकि वहां पर जो एक साइन एसिड थाइमोसिन नाम का एसिड पाया जाता है जो वहां पर स्टेन्ड नहीं होने देता है, इसीलिए इसको सेट बोलते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम बोलते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये सेट क्रोमोसोम का ये वाला सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो होता है, न्यूक्लियोलस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या बनाने के लिए, न्यूक्लियोलस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मीन्स इस रीजन को हम लोग बोलते हैं NOR रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन जो होता है, ऐसे क्रोमोसोम जिनमें ये रीजन भी प्रेजेंट होता है, ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हमने देखा कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर में। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में कौन हेल्प करता है, क्रोमोसोम। अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स, अब बात करते हैं न्यूक्लियोसोम की। किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोसोम की। न्यूक्लियोसोम क्या स्ट्रक्चर होता है, मीन्स ये क्रोमोसोम कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। क्या होता है, हमारा डीएनए होगा। इस डीएनए जो होता है ये प्रोटीन, एक प्रोटीन होती है, ठीक, बेसिक प्रोटीन होगी। ये हमारी होती है हिस्टोन प्रोटीन्स। कैसी होती है, हिस्टोन प्रोटीन। कितनी होती हैं, 8 होती हैं, 4 आगे और 4 पीछे। कौन कौन सी होती हैं, H2A, H2B, H3, H4। ये चारों जो प्रोटीन होती है, इनके चारों तरफ क्या हो जाता है, डीएनए ऐसे करके रैप्ड अप हो जाता है। फिर ऐसी दूसरी प्रोटीन मिलती है, इनके भी चारों तरफ क्या हो जाता है, रैप्ड अप हो जाता है।
और ऐसा ही करके एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। जब डीएनए स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इस तरीके से रैप्ड अप हो जाता है तो इस डीएनए को हम लोग बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए, जिसके अंदर 60 बेस पेयर होते हैं और जबकि इस डीएनए के अंदर अप्रॉक्स 600 तक बेस पेयर हो सकते हैं। 200 to 300, कहीं कहीं पर 600 भी लिखा हुआ होता है। ठीक, तो ये हमारा होता है न्यूक्लियोसोम। क्या होता है? न्यूक्लियोसोम। क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं ऑटोसोम्स, एक को बोलते हैं एलोसोम्स। ऑटोसोम्स जो होते हैं ये सोमैटिक क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 44, जबकि एलोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 2। और ये हमारे क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर XX होते हैं, फीमेल के अंदर XX और मेल के अंदर क्या होते हैं? XY क्रोमोसोम होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्रोमैटिन थ्रेड देखा या क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में देखा या न्यूक्लियर मटेरियल देखा। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी सेल्स चैप्टर से बचा हुआ जितना भी है वो सब हम लोग कवर करेंगे और शाम एक और वीडियो आएगी जिसमें सेल साइकिल और सेल डिवीज़न चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।